नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ भारत से एक ऐसे कवि जुड़ रहे हैं और जो भारत की सांस्कृतिक गरिमा, सौंदर्य और समृद्धि में रचे बसे हैं। गुरुकुल में आपका अध्ययन हुआ और साथ ही साथ जो पारंपरिक ढंग से संस्कृत को सीखने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ और अब बहुत समय से मंच पर और भारतीय साहित्य की जो उभरते हुए कवियों की श्रृंखला है उसमें आपका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और कई बातें ऐसी हैं जो उनके बारे में जानकर हम आनंदित भी होंगे और समृद्ध भी होंगे। मैं स्वागत कर रहा हूं संदीप शजर जी का, जो भारत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शजर जी, आपको स्वागत है। जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक व्यास जी, नमस्कार। और हैराम स्टूडियो के तमाम दर्शकों श्रोताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो आईटीवी गोल्ड पर इस कार्यक्रम को लेकर जब हम जा रहे हैं तो स्वर्ण शब्द जो है वो गोल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अ, एक तो वो सोना है जो बाहरी है, जो कि हमें आकर्षित करता है। पर चूंकि आपने पारंपरिक ढंग से और आप आर्य समाज के साथ जुड़े रहे, यज्ञ और कई संस्कृत के जो हमारे प्रमुख ग्रंथ हैं उनसे आपका परिचय है। तो आप बताएं, ये कवि के रूप में सवाल कम है और एक जो भारत प्रेमी और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए मन से ज्यादा है। मनुष्य के जीवन में सबसे अनमोल क्या है? मनुष्य के जीवन में सबसे अनमोल है जिंदगी। जीवन ही सबसे अनमोल है। ये बहुत ही। जीवन जीने की हाँ, जीवन जीने की इच्छा जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन फिर ये सब कुछ नहीं बचेगा। तो जीवन जीने की इच्छा जो हमारे अंदर विद्यमान है ना, वो सबसे अनमोल है। कितनी भी विकट परिस्थितियां हो जाती हैं, कितनी भी दिक्कतें हो जाती हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फिर भी जीने की इच्छा बनी रहती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जीने की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे संस्कृत में जिजीविषा कहते हैं। जी। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है और यही सृष्टि को चला रही है। इस जीवन जो चल रहा है उसकी वजह से ही चल रहा है कि हमारे अंदर जिजीविषा विद्यमान है और इसीलिए हम प्रयासरत रहते हैं कि हमारा जीवन अच्छे से अच्छा बना रहे और अच्छा चलता रहे। जीवन समाप्ति की इच्छा कभी किसी को होती है, वो तब होती है जब वो अपने आपे में नहीं होता है। अदरवाइज अन्यथा जो है जीवन जीने की इच्छा हर व्यक्ति को है, जो सुविधा से बिल्कुल विपन्न है, जिसके पास सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है, वो भी जीवन जीना चाहता है। ये जीवन जीने की बात का मोल जो है उसको इतने सरल शब्दों में आपने हम तक पहुंचाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए कविताओं की तरफ और आपका जो गुरुकुल कांगड़ी में वेदालंकार का अध्ययन करने का जो कालखंड रहा है, दोनों की तरफ हम बढ़ेंगे। पर मैं आपका एक शेर हमारे दर्शकों तक आपकी अनुमति से पहुंचाना चाहता हूं, और वो ये है कि चिड़िया पिंजरे में अब नहीं बेशक, पर उड़ानों पे अब भी पहरे हैं। यानी कई बार जी बिल्कुल। स्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारा जो सपना है उसको लेकर हम कैसे कहाँ जाएं, क्या सोचें, उस पर उसका नियंत्रण रहता है। इस बात को लेकर अब आपका जो वेदालंकार का जो अध्ययन है, तो वेद इस बारे में क्या कहते हैं? जो स्थिति प्रतिकूल है तो क्या करे मनुष्य, इसके बारे में कोई अ, वैदिक सूक्ति आप यदि हमारे साथ बांटे। जी जी, जीवन से बात शुरू की है तो वहीं से जोड़ते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि कर्म करना हमारे हाथ में है। गीता में भी कहा है और वेद मंत्र भी कहता है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय शतम क्षमा, कि हमें कर्म करने की इच्छा रखते हुए और जीने की इच्छा रखनी है। यानी हमें कर्मशील बनना है। और यदि वेद यही कहता है कि हम कर्मशील रहेंगे, अपने कर्मों को करते रहेंगे, जीवन आगे बढ़ता रहेगा। तो वेद के और गीता के दोनों के सार रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि कर्म करने की इच्छा और जीवन जीने की इच्छा दोनों साथ साथ चले। कर्म करने की इच्छा को लेते हुए एक कर्म में रसमयता भी रहे, उस दृष्टि से साहित्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मुझे लगता है आपको वो सूक्ति याद होगी कि जो कला विहीन मनुष्य है वो तो पशु के समान है।
उसको लेते हुए बिल्कुल आपकी बिल्कुल। जो काव्य जगत की तरफ रुचि बढ़ी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैं बिल्कुल आपने जो जिस सूक्ति का ज़िक्र किया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। यानी जिनके अंदर साहित्य, संगीत या कला इत्यादि नहीं है, वो पशु के समान है, मनुष्यता उनके अंदर नहीं है। और ये वाक़ई बात बहुत सही कही गई है। मैं खुद अपने चाहने वालों को, अपने जानने वालों को, अपने परिवारीजनों को, सबको कहता हूँ किसी न किसी कला से जुड़ के रहना चाहिए। जी। कला हमें ना जीवन का एक मार्ग प्रशस्त करती है। जब मन विक्षिप्त हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, तो वो कला ही है जो आपको उस विक्षिप्तता से निकाल सकती है। तो इसलिए कला का बहुत महत्व है और इसी वजह से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आर्ट से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, कला से, साहित्य से जुड़ने का अवसर मिला है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो तो कविता और साहित्य और कलाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से, तो हम भी ये सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी एक साधना मे एक मेरी विद्यार्थी खुशकिस्मती है कि आपके साथ बातचीत हो पा रही है। तो एक तो विद्यार्थी के रूप में आपकी साधना है, और दूसरा एक काव्य साधना भी है। तो काव्य जी, साधना की तरफ उसके कुछ रंग हमारे दर्शकों तक पहुंचे हैं। तो मैं जी, आप ही जी, का एक शेर आपको अर्पित करते हुए उस गजल की तरफ जी, हमें ले जाएं, ऐसा अनुरोध जी, करूंगा। और ये जी, मुझे लगता है कि जी, जी, सबको इतना अच्छा लगेगा कि वो सोचेंगे कि इसका उपयोग कई स्थानों पर किया जा सकता है। एक शेर तक जाने से पहले मैं किया जा सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके उपस्थिति में शहर जी ये कहना चाहूंगा कि एक गहराई के साथ में एक शोखी, वो शायरी को एक ऐसी ऊंचाई दे देती है जहां कोई भी उसको गले लगाने में अपने आप को आनंद से और अधिक भरता हुआ महसूस करता है। तो ये आपका शेर इस बात के साथ में हमारे दर्शकों तक पहुंचे कि हम उसे जी, प्यार का तोहफा भी नहीं दे सकते, हम उसे प्यार का तोहफा भी नहीं दे सकते, मसला ये है कि धोखा भी नहीं दे सकते। तो ये जो उहापोह वाह! की स्थिति धन्यवाद। है, बहुत मतलब सुंदर ढंग से और सरल ढंग से आपने इसमें जी, बयां की है। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा कि आप इस गजल के साथ हमारी आज की इस बातचीत के काव्य रंगों को जी, बिखेरना प्रारंभ करें। जी, जी, मैं पढ़ता हूँ गज़ल। ये गज़ल मेरी भी पसंदीदा है और मैं कोशिश भी करता हूँ कि आसान ज़ुबान में, आसान शब्दों में बात कहूँ, ताकि सब समझने वालों को सब तक पहुँचे, उसकी गहराई तक लोग भी पहुँचे और आसान ज़ुबान को समझने वाले लोगों तक मेरी बात भी पहुँचे। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि स्वागत है। हम उसे प्यार का तोहफ़ा भी नहीं दे सकते, हम उसे प्यार का तोहफ़ा भी नहीं दे सकते, मसला ये है कि धोखा भी नहीं दे सकते। क्या बात है। हम उसे प्यार का तोहफ़ा भी नहीं दे सकते, मसला ये है कि धोखा भी नहीं दे सकते। और शेर समाप्त करें कि ये दरिया दिल वो कि हमें सौंप दी गम की जागीर, वाह। दरिया दिल वो कि हमें सौंप दी गम की जागीर, खुद गरज हम उन्हें हिस्सा भी नहीं दे सकते। क्या बात है, फिर से कहें, फिर से कहें, खुद गरज मुकर्रर। हम उन्हें दरिया दिल वो, बहुत शुक्रिया, दरिया दिल वो कि हमें सौंप दी गम की जागीर, खुद गरज हम उन्हें हिस्सा भी नहीं दे सकते। वाह। और शेर सुने कि बीच मझधार में, ठीक मझधार में खुद छोड़ दी जिसने पतवार, वाह। ठीक मझधार में खुद छोड़ दी जिसने पतवार, अब उसे तुम कोई तिनका भी नहीं दे सकते। क्या बात है, क्या बात है, ठीक बहुत ही अच्छा है। मझधार में, बहुत मैं शुक्रिया, इजाज़ से बहुत आपकी दोहराना चाहूंगा कि ठीक, बीच मझधार में खुद छोड़ दी पतवार जिसने, जिसने पतवार, जी। जिसने पतवार। और मैं ठीक ठीक याद नहीं है, पर दूसरी पंक्ति में तिनका भी नहीं। अब उसे तुम कोई तिनका भी नहीं दे सकते। जी। मैं इसको अब दोहराना उसे इसलिए तुम चाह रहा कोई था तिनका जी, भी नहीं। क्योंकि जी, जी, अगर ऐसा, ये जो शेर है वो मुझे याद दिलाता है, हम सुनते रहे कि ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप जी, करते हैं। और जो आप पहले बात जी, कर रहे थे बिल्कुल। जिजी विशा की, अगर वो नहीं होगी तो दूसरा
बिल्कुल, बिल्कुल। कर्मशीलता भी ज़रूरी, वही बात आ गई। जी जी, 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 बिल्कुल। जारी रखें, जारी रखें। इसका इसका एक शेर और इस गज़ल में मैंने कुछ कारीगरी भी करी है। जी एक शेर है जो पुराने ज़माने से के तरीके से कहा है और नए ज़माने का शेर है। जी, क्या बात सलीका है। पुराना है और शेर नए ज़माने का है। जी, शेर यूँ है कि चाँद भी दूर उधर और हवा भी है खिलाफ। वाह। चाँद भी दूर उधर और हवा भी है खिलाफ। हम तो उड़ता हुआ बोसा भी नहीं दे सकते। ओए होए होए होए, क्या बात है। बहुत ही हम तो अच्छा शेर है। उड़ता कमाल हुआ का शेर है साहब। बोसा भी नहीं दे वाह वाह सकते। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या धन्यवाद, क्या इमेजरी है बहुत सर, आभार। और इमेजरी के साथ में जी, जो। चाँद भी दूर। जी हाँ, जी। जब मैं कॉलेज में यंगस्टर्स को सुनाता हूँ तो उन्हें बोलना पड़ता है कि चाँद तो महबूब है और हवा महबूबा का बाप है। एक्चुअली तो ये जो बताना शेर पड़ता है को, मुझे। जिस शेर को जब इतना खोल दिया जाता है, तो उसका जो सौंदर्य जी, है वो थोड़ा सा संकोच करके इधर उधर हो जाता है। पर वो आवश्यक है जी, जी, ताकि नहीं, बच्चों तक बात ये पहुंचे। यंगस्टर को बताना पड़ता है कई बार, जी जी जी, तो उन्हें बताना पड़ता बिल्कुल है। सही जी। है, सही है, सही है। जी मेरा मानना ये है कि कविता मंदिर के घंटे की आवाज की तरह है। जी जब मंदिर में हम घंटा बजाते हैं, जो द्वार पे लगा हुआ होता है या अंदर लगा हुआ होता है, तो पल भर में टन की आवाज होती है उसमें जी। और उसकी गूंज दूर तक और देर तक जाती है। वाह। उसमें लगता एक पल है, एक क्षण में, एक सेकंड में हम बजा देते हैं उसको, लेकिन उसकी जो गूंज होती है वो दूर तक जाती है और देर तक रहती है। जी जी कविता भी बिल्कुल उसी तरीके है। कवि या शायर या कवि कह देता है और उससे सुनने वाला अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तरीके से अर्थ लेता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मैंने ये जो शेर कहा था वो मैंने लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी पे कहा था ये। अच्छा। लेकिन ये औरों पे भी इसका विस्तार ये है कि समझने वाला कहीं पर भी ले जा सकता है। लेकिन मैंने उस स्थिति पे कहा था कि आज महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी हुई है कि अब वो अपना काम खुद करती हैं, अब सेल्फ सेंटर्ड भी हुई हैं और अपने पैरों पे खड़ी हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद उतनी स्थिति बदली नहीं है कि पुरुषों के बराबरी पे बिल्कुल खड़ी हो गई हों, ऐसा समाज में पूरा देखने में नहीं मिलता है। संदीप जी, आपकी इस बात उसकी से वजह मुझे तो अपनी क्षणिका एक इसी जी, जमीन से जुड़ी हुई याद आती है, बहुत छोटी सी, आपको मैं पेश करूं जी, कि जी, स्वागत, स्वागत। वो अच्छी लगी जी, क्योंकि उसके पंख थे। वाह! वो अच्छी लगी क्योंकि उसके पंख थे, और बाद में ये शिकायत रही कि वो उड़ना क्यों चाहती है। आह! क्या बात! क्या तो क्या बात! उड़ान वाह, वाह, वाह! पर पैरे की बात जो है, जी, वो जी, जी। जो जीवन तो साथी है स्थिति ये उसको। है कि आज हमने उन्हें छूट मिली है, उन्हें समाज ने छूट दी है और स्थिति अब पिंजरे वाली नहीं भी रह गई है। लेकिन उसके बावजूद आजकल हमको उनकी अ जो उनका सिस्टम है सारा, उसका ध्यान कभी उसके पिता, कभी उसके भाई, कभी उसके पति रखते हैं। वो ये इस बात का उसके आगे की कार्यवाही जो भी उसकी ज़िंदगी की है, उस पर हम लोगों का अभी भी अ, पहरा कह सकते हैं आप, है अभी भी। चाहे वो सपोर्ट के लिए हो, समर्थन के लिए हो, फिर भी उतना पुरुष के प्रति नहीं है। तो इसलिए वो शेर कहा था कि एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूँ इसी हवाले से सुनो। स्वागत है। कि ख्वाब आँखों में आके ठहरे हैं, ख्वाब आँखों में आके ठहरे हैं, वाह जुगनुओं की तरह सुनहरे हैं। वाह। ख्वाब आँखों में आके ठहरे हैं, जुगनुओं की तरह सुनहरे हैं। और शेर जो आपने पढ़ा कि चिड़िया पिंजरे में अब नहीं बेशक, चिड़िया पिंजरे में अब नहीं बेशक, पर उड़ानों पे अब भी पहरे हैं, वाह पर उड़ानों पे अब भी पहरे हैं। और एक शेर और सुन लें इस गजल का ही कि फिर कोई हादसा हुआ होगा, वाह।
फिर कोई हादसा हुआ होगा, चांद पर दाग आज गहरे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात चांद पर दाग आज गहरे है। वाह हैं। वाह वाह वाह। ये सामाजिक सरोकार से कविता को जोड़ने वाले शेर हैं मेरे। जी क्योंकि आपकी कविता की उपयोगिता नहीं होगी तो कोई किस लिए सुनेगा, वो किस लिए पढ़ेगा अगर उसकी उपयोगिता नहीं होगी। तो इसलिए आपका एक प्रश्न भी मेरे को मिला था पहले कि कविता की औचित्य पे बात कर रहे थे आप, तो उपयोगिता कविता की हमें निर्धारित करनी पड़ेगी अगर हमें लोगों तक पहुंचना है। ये अगर लोगों तक नहीं पहुंचना है तो फिर कोई बात नहीं, आप कमरे में बैठ के कविता कुछ भी कर लीजिए। हम्म। तो ये प्रश्न भी चिंतन की तरफ ले जाने वाला है कि कविता उपयोगिता के लिए है, जो पहले स्वांत सुखाए बात होती थी, या फिर आप समाज के लिए लिख रहे हैं, फिर उसमें जो रचनाकार है उसकी स्वतंत्रता का क्या हुआ। तो ये सारे प्रश्न इस बात के साथ जुड़े हुए आते हैं, पर हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। समय की सीमा को देखते हुए चलते चलते आप अपनी एक और रचना छोटी सी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। मैं चाहता हूँ कि मैंने ये सोचा था कि हर विधा का एक एक कुछ मैं सुनाता चलता, पर आपने गजलें सुन ली, कुछ तो गजलें सुना दी मैंने। जी जी मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ। जी। अपने परिचय का मुक्तक है कि मैं कविता में क्या कहता हूँ, कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैं हर रस में और हर विधा में कहने की कोशिश करता हूँ। जी जिस स्वागत है। तरीके की ख्याल, जिस तरीके के भाव मन में आते हैं, वो जिस विधा में सूट करता है, जिस विधा में वो अच्छे से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उस विधा में लिखता हूँ। तो मैं स्वागत अभी एक मुक्तक आपको पढ़ता हूँ और एक गीत पढ़ूंगा, आप है। सुने। जी जी। नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं। नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं। हाँ यही सच है, तुम्हें मनमीत गा लेता हूँ मैं। वाह। नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं। हाँ यही सच है, तुम्हें मनमीत गा लेता हूँ मैं। जिंदगी के मंच पर अनुभूति की सरगम लिए, जिंदगी के मंच पर अनुभूति की सरगम लिए, कुछ मिलन के कुछ भी रह के गीत गा लेता हूँ मैं। वाह कुछ मिलन के कुछ भी रह के गीत गा लेता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत। मुक्तक एक पढ़ा आपको, और आपने जब इंटरव्यू शुरू किया था, साक्षात्कार, तब आपने आज के दौर पे बात की थी। तो इस दौर में, लॉकडाउन के दौर में, हम क्या कर सकते हैं? तो हम कवियों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि लोगों तक सकारात्मक बातें पहुंचे, उनके मन मस्तिष्क का ख्याल रखें, उनको सांत्वना की, उनको उत्साह की, उनको ऊर्जा देने की कविताएं उन तक पहुंचनी चाहिए। तो जी ये कोशिश इस लॉकडाउन के दौर में की। इसी लॉकडाउन के दौर का एक गीत पढ़ता हूँ उसे। स्वागत है। दीपक समझलना है हमको, दीपक समझलना है हमको, बस इतनी सी बात है। दीपक समझलना है हमको, बस इतनी सी बात है। कठिन समय भी टल जाएगा, चार पहर की रात क्या बात है, है, क्या बात है। चार पहर की रात है। दीपक समझलना है हमको, बस इतनी सी बात है। कठिन समय भी टल जाएगा, चार पहर की रात है। बंद समर्पित करता हूँ, सुने। जी स्वागत माना जीवन में दुखों का डेरा है, माना जीवन में दुखों का डेरा है। क्यों निराश हो तम के बाद उजेरा है। वाह। है।
माना जीवन में दुखों का डेरा है, क्यों निराश हो तम के बाद उजेरा है। कितने दुर्दिन कितनी रातें हो काली, कितने दुर्दिन रातें कितनी हो काली, उत्सव धर्मी लोग मनाते वाह दिवाली, उत्सव धर्मी लोग मनाते दिवाली। अंधियारा छलना है हमको, अंधियारा छलना है हमको, बस इतनी सी बात है। कठिन समय भी टल जाएगा, चार पहर की रात है, चार पहर की रात है। बहुत धन्यवाद। अंतिम बार पढ़ता हूँ, सुने। जी, स्वागत। जब पथ पर एकाकीपन ने याद किया, जब पथ पर एकाकीपन ने याद किया, जब पथ पर एकाकीपन ने याद किया, अंतस से अपने हमने संवाद वाह किया। जब पथ पर एकाकीपन ने याद किया, अंतस से अपने हमने संवाद किया। हम हैं कंटक बन अनगढ़ पथ के राही, हम हैं कंटक बन अनगढ़ पथ के राही, दृढ़ संकल्पित आशावादी उत्साही, वाह, क्या बात है। दृढ़ संकल्पित आशावादी उत्साही, साहस ले चलना है हमको, साहस ले चलना है हमको, बस इतनी सी बात है। कठिन समय भी टल जाएगा, चार पहर की रात है, दीपक सम जलना है हमको, बस इतनी सी बात है। कठिन समय भी टल जाएगा, चार पहर की रात है, चार पहर की रात है, चार पहर की रात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद है, आभार। बहुत धन्यवाद है। तो संदीप शजर जी, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, पता नहीं लगता है कि आप लिखते ज़्यादा अच्छा है या आपकी अदायगी ज़्यादा अच्छी है। और आपकी बहुत जो धन्यवाद। सोच है उसमें, जी जहाँ भारत की माटी की सौरभ है, वहीं आधुनिक जी संदर्भों के साथ जुड़कर किस तरह सकारात्मक ऊर्जा को जागृत रखने और बांटने की जो कुशलता है वो भी देखी जाती है। और मैं फिर एक बार अपने दर्शकों की उपस्थिति में ये याद करते हुए कि आप वेदालंकार हैं और भारतीय परंपरा से जुड़े रहे हैं, संस्कृत के विद्वान हैं और हिंदी के आप व्याख्याता हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो मुझे इस बात से प्रसन्नता होती है कि जो भारत का भविष्य हम देखते हैं, और संदीप शजर जैसे शिक्षक भी हमारे इस भारत में साहित्य के साथ जुड़े हुए रहकर आगे बढ़ने की दिशा को देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, तो हमारी जो आस्था है वो और बढ़ती है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ में मेरी बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हेराम स्टूडियो के तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद कि वो इस इंटरव्यू साक्षात्कार को देखेंगे और मेरी रचनाएं उन तक पहुंचेंगी। और आपसे भी मुझे बहुत नई नई विचार और किस तरीके से किसी कवि से बात निकलवाई जाती है ये आपको बखूबी आता है। तो आपके साथ इस कम समय में भी बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, इसके लिए आपको भी बहुत आभार व्यक्त करता तो ये आभार और प्यार का जो सिलसिला है वो इसी तरह से चलता रहे। हम जीवन का सत्कार करें, ये वेदालंकार संदीप सैजल जी ने हमको इतनी सुंदरता से और भाषा के लालित्य के साथ और
सरलता से और सहजता से स्मरण कराया। उनके प्रति फिर एक बार मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबके लिए हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।